चलिए बच्चों, अभी तक हम लोगों ने इतनी सारी बातें कर ली। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। क्या कई जगह बुक्स में लिखा होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होती है? फंडामेंटल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो ध्यान दीजिए, जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है, तीन मेन प्रॉपर्टी होती है। क्या? पहली है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक। सेकेंड वन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एंड थर्ड वन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये तीन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो इनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि इनका क्या मतलब है। पहली प्रॉपर्टी जो है दैट इज एडिटिविटी ऑफ द चार्ज। एडिटिविटी ऑफ द चार्ज, ठीक है। एडिटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज means that the total charge of a system will be the algebraic sum of all the charges located at different points in the system, ठीक। एडिटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, एडिटिविटी का क्या मतलब? एडिटिविटी का मतलब सिंपल मीनिंग ऐड करने से, सम करने से। देखिए, एक बात तो आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज लाइक द मास, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होती है। अब मास को क्या करते हैं? सिंपल एल्जेब्रिक सम करते हैं। 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो है तो आप क्या करते हैं? सीधे ऐड कर देते हैं। 2 + 3 + 4 + 5। सेम वही कॉन्सेप्ट यहां पर कह रहा है कि एडिटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज मींस दैट द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम विल बी द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द सिस्टम। सिस्टम में अलग अलग जगह पर जहां पर चार्ज लोकेट हैं, जहां पर चार्ज हैं अलग अलग पॉइंट्स पे, अगर हमको निकालना है सिस्टम का टोटल चार्ज, तो उन सारे चार्जेस को उठा के हमको क्या कर देना है? सिंपल क्या कर देना है? एल्जेब्रिक सम कर देना है। दिस इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक। कैसे? देखिए, ठीक। कह रहा है कि मान लीजिए यहां पर कोई सिस्टम है, ये हमने सिस्टम बना दिया, ठीक। अब यहां पर कह रहा है चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है। तो अगर आपसे कह रहा है कि सिस्टम का टोटल चार्ज बताइए, तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा? आप ऐड कर देंगे Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5। अलग अलग लोकेशंस पे जो चार्ज लोकेट हैं, जब सिस्टम का टोटल चार्ज लेना है तो सिंपल इनका क्या कर देना है? एल्जेब्रिक सम कर देना है, ठीक है। समझ के बात को? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, यहीं पर हम देखते हैं, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कह रहा है कोई सिस्टम है, उसमें अलग अलग जगहों पे, मान लीजिए यहां पर कह रहा है कि 1 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहां पर कह रहा है 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहां पर कह रहा है -3 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहां पर कह रहा है +4 माइक्रोकूलम चार्ज, ठीक। तो अब टोटल चार्ज अगर सिस्टम की बात कर रहा है, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, ये 1 माइक्रोकूलम प्लस ये पॉजिटिव है, ये 2 माइक्रोकूलम प्लस ये 3 नेगेटिव है। साइन के साथ रखेंगे, ये बात ध्यान रखिए। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस में ही रखेंगे, और अगर निगेटिव चार्ज, हम सबको सम कर रहे हैं लेकिन साइन के साथ वैल्यू रखेंगे। जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्लस होंगे, और जो निगेटिव चार्ज है हम उनको प्लस तो करेंगे लेकिन वो अपने निगेटिव साइन के साथ आएंगे, ठीक है। तो -3 कूलम प्लस 4 माइक्रोकूलम, क्या हुआ? 2 1 3 और 4 7 7 -3, मतलब फाइनली कितने माइक्रोकूलम चार्ज हुआ? टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम कितना हुआ? 4 माइक्रोकूलम हुआ, ठीक। तो ये कहता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। आपको करना कुछ नहीं है, सीधे सीधे सिंपली उसको क्या कर देना है? सिंपल मैथमेटिकल सम कर देना है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेक्टर सम होता है भाई। सीधे सिंपल स्केलर क्वांटिटी तो सिंपल आपको मैथमेटिकल सम कर देना है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये पहली प्रॉपर्टी है, क्या कहलाती है? एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है बच्चों। समझ गए सभी लोग? चलिए आगे चलते हैं।
जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है वो क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन, पहले बात समझते हैं कि क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है। बात समझ रहे हैं? ठीक, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि कोई प्रॉपर्टी, बात को समझिएगा बच्चों, अभी समझ में आ जाएगा। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी कॉन्टिन्यूअस वेरी नहीं कर सकती। ये नहीं होगा कि कोई प्रॉपर्टी कॉन्टिन्यूअस वेरी कर रही है और उसके बाद वो प्रॉपर्टी कोई भी रैंडम वैल्यू एक्वायर कर ले। नहीं समझे? चलिए पहले मैं आपको क्वांटाइजेशन समझाता हूं। क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन लिखते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी means that it cannot vary continuously and have any arbitrary value, but it will change discontinuously and will have any one of the only set of discrete values। ठीक है? ठीक, सबसे पहली बात करते हैं किसका मतलब क्या है। ठीक, कि कोई भी चीज, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी, अगर क्वांटाइजेशन ऑफ किसी फिजिकल क्वांटिटी के क्वांटाइजेशन की बात करते हैं, या हम कहें कि कोई फिजिकल क्वांटिटी क्वांटाइज है, तो क्वांटाइज का मतलब ये होता है कि वो कॉन्टिन्यूसली वेरी नहीं कर सकती, और कॉन्टिन्यूसली वेरी करे और अचानक से कोई भी रैंडम वैल्यू, कोई भी कह रहा है ना आर्बिट्री वैल्यू, कोई भी रैंडम वैल्यू वो एक्वायर कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। अब आपको इसे अलग हट के बताता हूं एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए बताता हूं। मान लीजिए आप दुकान पे जाते हैं, जैसे आप लोग क्या लेते हैं, कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए आप लोग शुगर लेने जाते हैं, चीनी, शक्कर, ठीक है, शुगर लेने जाते हैं। आपने देखा जब तराजू पे वो मेजर करता है कि आपने कहा कि भाई हमें इतना चाहिए, ठीक, तो वो डाल रहा है चीनी, धीरे धीरे ऐसे करके वो तराजू के पड़ले पे धीरे धीरे डाल रहा है। अब आप देख रहे हैं, रीडिंग देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीटर आप वो होता है, आजकल तराजू होते हैं, उनमें आप रीडिंग देख रहे हैं 2.301, 2.305, 2.314, ऐसे ये कॉन्टिन्यूसली वैल्यू चेंज हो रही है। आपने कहा कि उसने कहा कितना चाहिए, आपने कहा आपको भाई 3 किलो चाहिए, आप उसको कहीं भी रोक सकते हैं, कोई भी आर्बिट्री वैल्यू हो सकती है। आपने कहा बस रुक जाओ, अब पता चला वैल्यू वहां पर आई 2.349 किलोग्राम। ठीक, एक रैंडम वैल्यू मिल गई। ठीक, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, कोई भी रैंडम वैल्यू एक्वायर कर सकता है। लेकिन अगर क्वांटाइज होगी क्वांटिटी तो ऐसा नहीं होगा, एक निश्चित वैल्यू के सेट होते हैं, बात समझ रहे हैं, उनसे अलग जाके आपको वैल्यू नहीं मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, फिर मैं कह रहा हूं, इसको साइंटिफिकली जज मत करिएगा। आप साबुन लेने जाते हैं, ठीक है, आप क्या कहते हैं भाई, ठीक है, आपको सोप चाहिए नहाने वाला, आप कहते हैं 2 सोप दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो। ठीक, वहां कंटिन्यू नहीं वेरी कर रहा कि 100 ग्राम हुआ, फिर 110 ग्राम हुआ, फिर 120 ग्राम हुआ, फिर 132 ग्राम हुआ, 134 ग्राम हुआ। आपने कहा नहीं नहीं बस इतना ही सोप दे दो ना। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी क्वांटाइज है तो वो कॉन्टिन्यूसली वेरी नहीं कर सकती, और कोई भी आर्बिट्री वैल्यू, आर्बिट्री सेट वैल्यू जो होगी वो नहीं एक्वायर कर पाएगी। अगर आप सोप लेने जाते हैं तो आप कहेंगे नहीं मुझे 4 सोप दे दीजिए, 5 दे दीजिए, 6 दे दीजिए। आप ये नहीं कहते कि नहीं भैया आपको 4.35 सोप दे दीजिए, संभव नहीं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन अगर वहीं आप शुगर लेने जा रहे हैं और वो मीजर कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉनिक वाला जो तराजू होता है, तो आप देखेंगे वैल्यू कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, चेंज हो रही है। आप 352 आया, फिर 2.369, ऐसे वैल्यू चेंज होती जा रही है। आप कहीं पर भी उसको रोक सकते हैं,
और आपको एक आर्बिट्री वैल्यू मिल जाएगी कि हाँ भाई बस। क्यों? क्योंकि जब आप शुगर मेजर कर रहे हैं वो वैल्यू कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रही है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऐसे ही कहता है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी क्वांटाइज है तो उसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूअसली वेरी नहीं कर सकती। फर्स्ट लास्ट में क्या कहा है? विल हैव एनी वन ऑफ द ओनली सेट ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज। एक डिस्क्रीट वैल्यूज का सेट होगा, उसी से वैल्यू आपको मिलेगी। कैसे? फिर बताते हैं, समझिए बात को। मान लीजिए ये है, ठीक है, कोई भाई मकान है, ठीक है, आपने कहा कि ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर है, कोई बिल्डिंग है, ठीक। तो कोई कैसे जाएगा? फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर जाएगा, सेकंड से वो थर्ड फ्लोर जाएगा, थर्ड से वो फोर्थ फ्लोर जाएगा, ठीक। आपके पास एक डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज है, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी कहां कहां जाने की? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी में से आंसर मिलेगा आपको। आपने किसी से पूछा कि किस फ्लोर से आ रहे हो, तो वो बोलेगा ना, मान लिया फोर्थ फ्लोर पे, तो कहेगा भाई मैं सेकंड फ्लोर से आ रहा हूं, मैं थर्ड फ्लोर से आ रहा हूं, या मैं तो ये ग्राउंड फ्लोर से आ रहा हूं, ठीक है। तो एक डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज है, इससे ज्यादा क्वांटिटी, इसके अलावा आपको जो वैल्यू मिलेगी वो एक फिक्स डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज है, इसी में आपको आंसर मिलेगा। बात समझ रहे हैं? ये मतलब होता है क्वांटाइज होने का किसी फिजिकल क्वांटिटी के। बात समझ रहे हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर वो क्वांटाइज है, भाई वो क्या कहेगा? कहेगा कि नहीं मैं फर्स्ट से सेकंड फ्लोर पे आया, सेकंड से थर्ड फ्लोर पे आया, थर्ड से फोर्थ फ्लोर पे आया। बात समझ रहे कि नहीं? मैंने कहा ना, मैं उसकी टेक्निकलिटी बात कर रहा हूं केवल, ठीक है। बात समझिए। अच्छा, आपको और एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक, इसका इससे कोई लेना देना नहीं, फिर भी समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक। कहते हैं कि जैसे आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा, सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, चाहे साइंस साइड हो चाहे आर्ट साइड हो, व्हाटएवर, ठीक है। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो वहां पे एक बहुत माइन्यूट चीज पढ़ाई जाती थी कि वहां पर कहते थे ना, जो वेट मेजर करने की यूनिट थी वो 8 के मल्टीपल में थी, 8 के मल्टीपल में थी। मतलब कोई चीज कैसे मापी जा सकती थी? या तो वो 8 होती, या वो 16 हो सकती थी, या वो 24 हो सकती थी, या वो 32 हो सकती थी, ठीक है, या वो 40 हो सकती थी। मतलब वेट की जो यूनिट थी वो क्वांटाइज थी। क्वांटाइज थी क्यों? क्योंकि आपके पास एक फिक्स्ड सेट था वैल्यूज का, उससे बियॉन्ड आप नहीं जा सकते थे। हो सकता है उसमें उनके पास मेजर करने, वेट को या मास को मेजर करने के लिए उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं थी या इतना नॉलेज नहीं था, उन्होंने अपने तरह से डेवलप किया। लेकिन आप सोचिए कि अगर वो चीजों को मेजर करते थे तो वो कहते थे 8 के मल्टीपल में ही वेट को मेजर कर सकते थे। तो सोचिए अगर उस समय और कुछ वेट करने का, मेजर करने का ना होता तो क्या होता? या तो वो किसी को 8 मेजर कर पाते, उसका वेट इतना 8 मान लीजिए किलोग्राम, अब ये मान लेते हैं, उस समय नहीं था, या वो कह सकते थे कि ये 16 किलोग्राम है, या 24 किलोग्राम है, या 32 किलोग्राम है, या 40 किलोग्राम है। मतलब एक डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज था उनके पास। क्या समझ रहे हैं? मतलब क्वांटिटी यहां कॉन्टिन्यू नहीं वेरी कर रही है, कॉन्टिन्यूअसली नहीं चेंज हो रही है कि 8 के बाद 8.1 आए, 8.2 आए, 8.3 आए, 8.6 आए, 8.9, और कहीं पर भी रोक दे कि हाँ भाई 8.9 पे रोक दो, बस इतना ही हमको चाहिए, नहीं। तो यही होता है क्वांटाइज होने का मतलब, वैल्यू कॉन्टिन्यूअसली वेरी नहीं कर सकती, और आपको ऐसे कोई रैंडम वैल्यू नहीं मिल सकती, ठीक। जैसे मैंने शुगर का एग्जांपल बताया कि हाँ भाई वो तौल लाया, उसने, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वाले कांटे में रीडिंग आ रही है 2.316, 2.329, 2.410, मतलब कहीं पर भी आ रोक दे कि नहीं बस हमको इतना ही चाहिए, बस यहीं रुक जाइए। कोई भी रैंडम वैल्यू आप एक्वायर नहीं कर सकते, ठीक है। बात समझ रहे? तो आपके पास एक फिक्स डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज होगा, ठीक है, तो वही वैल्यूज आपको मिलेंगे। बताया ना कि अगर आप किसी बिल्डिंग में हैं, ठीक है, तो आप अगर जाएंगे, आप कहेंगे ना मैं सेकंड फ्लोर से थर्ड पे गया, आप ये नहीं कहेंगे कि मैं 2.5 फ्लोर से 3.1 फ्लोर पे गया, नॉट पॉसिबल। आपके पास एक फिक्स सेट है कि आप या तो ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर या फिफ्थ फ्लोर, आप या तो ग्राउंड से 1 पे गए, या 1 से 2 पे गए, या 2 से आप 4 पे गए, या 4 से 5 पे गए। ऐसा आप तो नहीं कह सकते ना मैं 2.3 फ्लोर पे था अब मैं 4.2 फ्लोर पे, नहीं, हमारे पास वो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर। बात समझ रहे हैं? तो ये क्वांटाइज हो गई चीजें, यहां पे एक फिक्स सेट ऑफ वैल्यूज है, इसी में आपको आंसर मिलेगा। ये मतलब होता है क्वांटाइज होने का। होपफुली समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए बात करते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों, इधर मिटा रहा हूं,
है, तो अब बात करते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या है। तो अब यहां पर डेफिनेशन लिख रहा हूं, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज means that the total charge on a body will be the integral multiple of charge on an electron। ठीक है, अब हम लोग अपने डेफिनेशन पे आते हैं जिससे हम लोग को मतलब है। ठीक, क्या कहता है, एक मिनट बेटा मिटा देता हूं इधर, ठीक है। ठीक है, कह रहा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है, मींस दैट द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी या पार्टिकल व्हाटएवर, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी विल बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक, किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा दैट विल बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसके इंटीजर मल्टीपल के बराबर ही चार्ज होगा। क्यों, एन इज व्हाट, एन इज इंटीजर वैल्यू, एन इंटीजर है, एन की वैल्यू क्या हो सकती है, +-1 +-2 +-3 सो ऑन +-4। ठीक, इंटीजर जानते हैं आपको, मतलब किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि भैया किसी भी बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, किसी बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, आप यही कहेंगे, ध्यान दीजिए, किसी बॉडी में हम पूछे कितने इलेक्ट्रॉन है, आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन है, 110 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही तो होंगे ना इलेक्ट्रॉन। ऐसा तो होगा नहीं कि आप कहें सर इस बॉडी में 2.35 इलेक्ट्रॉन है, इज इट पॉसिबल, नहीं हो सकता ना। मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन। अगर कभी दिया जाए ना भाई फंडामेंटल पार्टिकल्स की जब बात करते हैं तो हम आप क्या बताते हैं, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। लेकिन अगर इन तीनों में भी पूछा जाए कि मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को नहीं ब्रेक कर सकते, अभी तक तो फिलहाल नहीं हुआ ऐसा। मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है। आप मास से देख लीजिए, ठीक है, आप प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास आप देखते हैं कितना, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और इलेक्ट्रॉन का हमारा क्या मास होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये वैल्यू देखिए, मास में ये डिफरेंस कितना है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, 10,000 गुने का डिफरेंस है। मतलब ये रूम है, अगर ये प्रोटॉन का मास है तो मतलब रूम के बीच में एक ये टिप, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इनमें पूछा जाए कि मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा है, तो मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो अब बात करते हैं किसी भी बॉडी में बेटा टोटल चार्ज, यही तो कह रहा है कि किसी भी बॉडी में जो टोटल चार्ज होगा दैट विल बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। दिस इज व्हाट, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव में। ठीक है, तो किसी बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्या 2.35 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, नहीं। कोई कहे कि यहां पर 4.15 इलेक्ट्रॉन है, हो सकते हैं, नहीं। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इंटीजर नंबर में इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 10 होंगे, 100 होंगे, 1000 होंगे, 10,000 होंगे, इंटीजर के फॉर्म में जो होंगे ना इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी बॉडी पर टोटल चार्ज, जैसे ये बॉडी है, मैं कहूं इस पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियस सी बात है टोटल चार्ज कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है इतना चार्ज। किसी भी बॉडी में कह रहा है 110 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल चार्ज बॉडी पे कितना होगा, इंटीजर मल्टीपल, इंटीजर वैल्यू कितने इलेक्ट्रॉन है, 110, इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसके इंटीजर मल्टीपल के बराबर इतना हो जाएगा। ई की वैल्यू आप जानते हैं, आप रख देंगे, इतना चार्ज होगा किसी भी बॉडी में। यही है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बात समझ रहे, आगे बताता हूं, एक सेकेंड मिटा रहा हूं बेटा इसको, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए भाई किसी बॉडी में कितने नंबर ऑफ, या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। मान लीजिए एक बॉडी है दूसरे बॉडी से, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज है,
भाई कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? आपने कहा 2 इलेक्ट्रॉन गए, या आपने कहा 5 इलेक्ट्रॉन गए, या 10 इलेक्ट्रॉन गए, ये 135 इलेक्ट्रॉन गए। भाई इलेक्ट्रॉन तो ऐसे जा सकते हैं ना। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप कहें सर 1.15 इलेक्ट्रॉन गए, नहीं, ये नहीं हो सकता। इसीलिए एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। आपने कहा कितने गए? 5 ही गए। टोटल चार्ज कितना हुआ? 5 इंटू ई मीन्स फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज है, फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज है। तो ई मीन्स क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो आपसे पूछे कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कितने 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, टोटल कितना चार्ज गया? इतना चार्ज गया। बात समझ रहे कि नहीं? तो किसी भी बॉडी में जो टोटल चार्ज होगा वही कह रहा है कि इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज, इंटीजर वैल्यू जितने इलेक्ट्रॉन है मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल बॉडी में कितना चार्ज है? तो इलेक्ट्रॉन तो इंटीजर फॉर्म में होंगे ना, 10 20 30 40, दैट नंबर इंटीजर वैल्यू इनटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इतना टोटल चार्ज होगा। ठीक, मान लीजिए ठीक है, मान लीजिए कह रहा है किसी बॉडी पे कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? प्लस माइनस 1 ही हो सकते हैं, प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 4 इलेक्ट्रॉन, सो ऑन सो ऑन। मैं पूछूं अगर एक इलेक्ट्रॉन है बॉडी पे कितना चार्ज होगा? 1 ही का मतलब 1 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। मतलब टोटल चार्ज कितना हो? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कह रहा है कि बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल चार्ज कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, कितना हो गया? 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक, कह रहा है कि बॉडी में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कितना चार्ज हो जाएगा? 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक, कितना हो गया टोटल चार्ज बॉडी में? 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कह रहा है मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 ई, तो 4 इंटू 1.6 ई का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? टोटल चार्ज बॉडी कितना हुआ? 10 की पावर माइनस 19 कूलम, 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक, तो वही बात कह रहा है। ठीक है, ऐसे जो है हम कॉन्टिन्यू वैल्यूज, ठीक है, बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो इतना चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन तो इतना चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन तो इतना चार्ज, 4 इलेक्ट्रॉन तो इतना चार्ज, ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, जैसे भी। ठीक, तो बॉडी में चार्ज, क्या इनके बीच में चार्ज की वैल्यू आ सकती है? नहीं आ सकती, क्योंकि या तो बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन है तो टोटल चार्ज इतना होगा, बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल चार्ज इतना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल चार्ज इतना है। इंटीजर नंबर में इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या इनके बीच में कोई वैल्यू आ सकती? नहीं आ सकती। कहे कि अगर किसी बॉडी पे टोटल चार्ज इतना है 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, क्या ये वैल्यू संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इतना होगा और 2 इलेक्ट्रॉन है तो इतना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इंटीजर नंबर में होगा। यही बात वो कह रहा है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि टोटल चार्ज आने बॉडी विल बी, ठीक है, सॉरी, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में टोटल चार्ज आने बॉडी विल बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन। बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा इंटीजर वैल्यू इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इंटीजर वैल्यू में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। समझ गए बात को? तो इसलिए होपफुली आप ये चीज समझ गए। और भी फिजिकल क्वांटिटीज है जो क्वांटाइज होती हैं, आगे आएंगे और हम बात करेंगे, तो होपफुली आप ये प्रॉपर्टी समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। ठीक है, एक बात यहां पर और करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा दें बेटा, मिटा दें, ठीक है। चलिए अब एक बात और आपसे करते हैं यहां पे। ठीक, एक कॉन्सेप्ट याद करते हैं। कहता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज है इलेक्ट्रिक चार्ज, ये कॉन्सेप्ट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कहता है, कई जगह आपने पढ़ा होगा,
अच्छा, माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक तो सभी लोग जानते हैं। जब हम क्वांटम लेवल पे डील करते हैं तो दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक, और जब हम थोड़ा बड़े लेवल पे डील करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही काम करता है। क्यों? क्योंकि देखिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम कुछ कहता है कि सम टेंस आर हंड्रेड्स, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब है जहां पर हम 10, 20, 30, 50, 100 इलेक्ट्रॉन की ही बात करते हैं, वो लेवल हमारा माइक्रोस्कोपिक है। मतलब क्वांटम लेवल पे बिल्कुल बात करते हैं, बहुत छोटे लेवल पे बात करते हैं। ठीक, अगर 50, 10, 100, 1000, 100, 200 इस लेवल तक हम अगर बात कर रहे हैं तो वहां पर तो क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करते हैं, ध्यान दीजिए, एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब हम आ जाते हैं जहां मिनिमम चार्ज भी अगर होगा, ठीक है, जहां पर अगर मिनिमम चार्ज भी होगा तो वो क्या होगा, 1 माइक्रोकूलाम होगा। आप खुद सोचिए कि मिनिमम चार्ज की अगर हम बात करें तो वो भी 1 माइक्रोकूलाम है अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब यह है कि जहां 5, 10, 15, 20 चार्ज इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपिक थोड़ा बड़े लेवल पे आते हैं तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मिनिमम चार्ज भी है जो कितना है, 1 माइक्रोकूलाम है। बहुत बड़ा चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। 1 माइक्रोकूलाम का मतलब, अब हम पूछेंगे 1 माइक्रोकूलाम कितने इलेक्ट्रॉन इससे चार्ज हो जाएंगे। ठीक भाई, फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू NE। 1 माइक्रोकूलाम में कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, चार्ज वाइज बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए, मतलब बात यह है ना कि 1 माइक्रोकूलाम चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं चार्ज इससे। ठीक, 1 माइक्रोकूलाम मतलब 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बच्चों, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट 10⁻13। दिस विल बी द आंसर। मतलब 1 माइक्रोकूलाम, जो आप हमको बहुत कम चार्ज लग रहा, 1 माइक्रोकूलाम अगर चार्ज है, इतना छोटा चार्ज भी है, तब भी 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स। सोचिए, मतलब 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को अगर हम सम करें, जोड़ें, तब कितना बनेगा, तब 1 माइक्रोकूलाम चार्ज बनेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, कितना चार्ज बनेगा, 1 माइक्रोकूलाम चार्ज बनेगा। मतलब 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स को सम करें और उन सबका चार्ज मिला दें, 10⁻13 इलेक्ट्रॉन हो, तब 1 माइक्रोकूलाम चार्ज बनता है। तो वही हम लोगों ने कहा कि ध्यान दीजिए कि माइक्रोस्कोपिक लेवल में हम कम से कम 1 माइक्रोकूलाम चार्ज की बात करते हैं, और 1 माइक्रोकूलाम में भी समझिए 10⁻13 इलेक्ट्रॉन के जब चार्ज मिलाते हैं तब, वैसे तो हमारे लिए बहुत छोटी क्वांटिटी है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलाते हैं तब 1 माइक्रोकूलाम चार्ज बनता है। तो इसीलिए कहता है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक, क्योंकि इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2, 3 काउंट ही नहीं हो सकते, मिलियन बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमको मानना पड़ता है कि कॉन्टिन्यूअस है। यही बात हमने कही ना, क्वांटाइज होने का मतलब क्या है, फ्लो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ठीक, लेकिन यहां मानना पड़ता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। ठीक है, तो इसलिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम जब 5, 10, 15, 20, 100, 50 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट चलता है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो सबसे छोटी वैल्यू हम ले रहे हैं 1 माइक्रोकूलाम, 1 माइक्रोकूलाम का मतलब भी है कि अगर 10⁻13, 10 के आगे 13 जीरो लगाइए, 1 के आगे 13 जीरो लगाइए, इतने इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तब 1 माइक्रोकूलाम चार्ज होता है। और माइक्रोस्कोपिक लेवल भी यहां से हम शुरुआत करते हैं, तो यहां एक हिसाब से इलेक्ट्रॉन अपना ग्रेनी नेचर खो देते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है कि हमको मानना पड़ता है कि वो कॉन्टिन्यूअस फ्लो है। ठीक, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये कॉन्सेप्ट इसीलिए काम नहीं करता। ठीक है, समझ गए बात को, ओके। चलिए अब लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अच्छा, मान लीजिए यहीं पर देखिए, एक सेकंड, ठीक, इसी से बात करते हैं क्वांटाइजेशन का। कह रहा है कि 5.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम। ठीक, ठीक, कह रहा है इज दिस चार्ज पॉसिबल। ठीक,
कह रहा है कि किसी बॉडी में इतना चार्ज, वही जो हमने अभी बात की थी क्वांटाइजेशन की, क्या ये चार्ज पॉसिबल है? अच्छा देख लेते हैं, अगर ये इतना चार्ज है किसी बॉडी में तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? ठीक, देख लेते हैं। इतना चार्ज है 5.8 इंटू 10 की पावर -18 इज इक्वल टू n इंटू ई, का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 10 की पावर -19, n की वैल्यू निकालते हैं। n इज इक्वल टू 5.8 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, ठीक, कितना आ जाएगा? देखिए 5.8 इंटू 10 की पावर -18 इंटू 10 की पावर -19 को ऊपर ले गए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, चाहे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाए, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में। ऊपर ले गए पॉजिटिव हो गया अपॉन 1.6। ठीक, ये डेसिमल हटा दीजिए। ठीक, 58 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर +19 18, केवल 10 बचा, मतलब 580 अपॉन 16। ठीक, अब हम लोग डिवाइड करके देखते हैं 580 को 16 से। ठीक, 16 गुना 32, थ्री टाइम जाएगा, 36.25। मतलब इतना चार्ज कब हो सकता है बॉडी में? हमने कहा ना इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉडी में, जितने इलेक्ट्रॉन है उन सबका चार्ज हमने मिला दिया और हमको पता चल जाएगा बॉडी में इतना चार्ज है। कह रहा है किसी बॉडी पे कह रहा है इतना चार्ज है। ठीक है, तो कह रहा है कि बताइए अगर इतना चार्ज है, हाँ ये अलग बात है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जितना वो मानेंगे, अगर पॉजिटिव है तो प्रोटॉन पे जितना चार्ज है वो मानेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज तो सेम ही होता है, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो भाई प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे उतना ही क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो ठीक है, अगर ये कह रहा है कि इतना पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है ई क्या है? ठीक है, चार्ज आने प्रोटॉन। ठीक, तो कितने प्रोटॉन एग्जिस्ट कर रहे होंगे? और जाहिर सी बात है आप जानते हैं एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही बात है। तो कह रहा है कि आंसर आया 36.25, मतलब अगर 36.25 इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो तो बॉडी पे टोटल इतना चार्ज होगा। तो क्या इतना चार्ज पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। इतने इलेक्ट्रॉन बॉडी में हो ही नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन तो इंटीजर नंबर में ही होगा, या तो 36 होगा या 37 होगा, इन बिटवीन नॉट पॉसिबल। तो क्या ये इतना चार्ज कह रहा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। इज दिस चार्ज पॉसिबल ऑन ए बॉडी? नो, एब्सोल्युटली नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आप लोगों ने पढ़ रखा है, आप लोगों ने पढ़ रखा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ रखा है। क्या कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, एक बात है, या हम क्या कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी जो है वो क्या है? कंजर्व है, कांस्टेंट है, फिक्स है। ठीक है, तो इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक, सबसे छोटे डेफिनेशन, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है या कांस्टेंट रहता है। कैसे? बहुत सारी बातें हम लोग देखिए, हमने पहले एग्जाम्पल में बात की थी, कॉम वाला एग्जाम्पल याद है? फिर से मैं उसी एग्जाम्पल पे जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, जब कॉम्बिंग की जाती है, ठीक है, हम लोगों ने क्या कहा था? जब ड्राई हेयर्स में कॉम्बिंग की जाती है,
ड्राई एयर्स में कॉम्बिंग की जाती है। तो हम लोग कहते हैं ना कि जो कॉम्ब होता है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है, मतलब यहां से जो इलेक्ट्रॉन है, हेयर से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल के कहां चले जाते हैं, कॉम्ब में चले जाते हैं। मतलब हेयर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं और कॉम्ब क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। लेकिन अगर इस पूरे को एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लें, कॉम्ब प्लस हेड हेयर्स, ठीक है, एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लें, तो टोटल चार्ज तो अभी भी उतना ही है, टोटल चार्ज तो अभी भी उतना ही है भाई। यहां पर मान फॉर एग्जाम्पल बस मान कि मान लीजिए यहाँ 100 प्रोटॉन थे, 100 पॉजिटिव चार्ज हो गया और 100 निगेटिव चार्ज हो गया, समझ रहे हैं। तो अब यहां से निगेटिव चार्ज, यहां से मान लीजिए 50 इलेक्ट्रॉन चले गए, 50 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, लेकिन टोटल जब सम करेंगे जितने यहाँ इलेक्ट्रॉन है और जितने यहाँ पर पहले कितने थे मान लेते मान लेते हैं यहाँ पर 10 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक। यहाँ पर 100 इलेक्ट्रॉन और 100 प्रोटॉन, ठीक, प्लस चार्ज 100 है, ठीक है। अब यहां से 50 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 60 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। ये हो गया फाइनल आंकड़ा। यहाँ पर क्या है, 100 प्रोटॉन है और 50 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 50 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी भी बात तो वही है ना, पहले कितना था, पहले कितना था, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन थे या 100 इलेक्ट्रॉन थे, टोटल कितने थे, 110 इलेक्ट्रॉन थे। अब देखिए यहाँ 60 इलेक्ट्रॉन है या 5 इलेक्ट्रॉन है, अभी भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 110 इलेक्ट्रॉन है। चार्ज अभी भी सेम है, कांस्टेंट है, कंजर्व है। वही बात कह रहा है कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड और कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व्ड। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कंजर्व या कांस्टेंट रहता है। या इस बात को जो आप लोग को डेफिनेशन है उसके बाद उस फॉर्म में बात कर लेते हैं। ठीक है, कहता है इलेक्ट्रिक चार्ज कैन neither be created nor be destroyed it only transfers from one body to another body। कहता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज, जी हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिक चार्ज फिक्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज फिक्स है, हम उसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मतलब हम कहें पूरे यूनिवर्स का टोटल चार्ज फिक्स है, हाँ टोटल चार्ज फिक्स है, इलेक्ट्रिक चार्ज ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, ये केवल क्या होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मतलब ना तो क्रिएट नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। बात समझ रहे भाई, ऐसे तो करते हैं, ठीक है। यहाँ है, आपने दो बॉडी को रब किया या कांटेक्ट में, यहाँ से उसने कहा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे चला गया, ठीक है, इससे नेगेटिव चार्ज किसी अदर बॉडी में चला गया, यहाँ उतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, यहाँ उतना नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, दैट्स व्हाई, ठीक है, दैट्स द वे, ठीक है। तो चार्ज क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होता, केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज लाइक द एनर्जी, ठीक है, एनर्जी की तरह इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या है, कंजर्व्ड है, फिक्स है। आप पूछ बिल्कुल हर बॉडी में, एक बॉडी से चार्ज दूसरी में गया, दूसरी से एक बॉडी में, उससे उस बॉडी में गया, चार्ज का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी। तो टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट या टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व, ना तो ये क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। होपफुली सभी लोग समझ गए होंगे, डेफिनेशन नोट कर ली बच्चों। ओके, एक सेकेंड, ठीक है। अब देखिए एक बात कहता है कि चार्ज ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता, वाइल चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, लेकिन चार्ज तब भी सेम रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। समझिए बात को, ये हमने लिखा इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब देखिए इसी का एक बात ध्यान दीजिए, वाइल
ठीक, कह रहा है कि वाइल चार्ज कैरिंग जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, लेकिन अभी भी चार्ज कंजर्व ही रहेगा। कैसे, बात को समझिए। आपने पढ़ा होगा बीटा डीके, ठीक है। बीटा डीके में क्या होता है बच्चों, बीटा डीके प्रोसेस में क्या होता है, एक सेकेंड। बीटा डीके प्रोसेस में क्या होता है भाई, जो न्यूट्रॉन होता है बीटा डीके में क्या होता है, जो न्यूट्रॉन होता है वो ब्रेक होता है, और एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में होता है कि नहीं होता है, ठीक। तो न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 0 होता है। अब न्यूट्रॉन जब ब्रेक होता है बीटा डीके में और फाइनली क्या बनता है, एक प्रोटॉन बनता है, एक इलेक्ट्रॉन बनता है। अभी चार्ज 0 था, इलेक्ट्रिक चार्ज 0 था, पार्टिकल डिस्ट्रॉय हो गया। अब यहाँ चार्ज जनरेट हुआ, लेकिन अब इस पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, उतना ही निगेटिव चार्ज होगा, हाँ या ना। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, फाइनल रिजल्ट होगा कि अभी भी टोटल चार्ज जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अभी भी जो टोटल चार्ज होगा 0 होगा, कहता है। तो यही बात कह रहा है कि इवन चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, लेकिन फिर भी चार्ज कंजर्व रहेगा, चार्ज नहीं डिस्ट्रॉय होगा, ना तो क्रिएट होगा और ना डिस्ट्रॉय होगा, टोटल वैल्यू चार्ज की उतनी ही रहेगी, ठीक। तो बीटा डीके में हमारा न्यूट्रॉन क्या बनता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बनता है, ठीक। और न्यूट्रॉन पे चार्ज आपको पता है 0 होता है, कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, वी नो दैट। प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो आफ्टर द बीटा डीके प्रोसेस कंप्लीट अभी भी टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, पहले भी 0 था, अभी भी चार्ज क्या होगा, 0 ही होगा। समझ गए सभी लोग, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।